नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। पहलगाम अटैक को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी आदिल पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर कश्मीर लौटा था। आदिल को 6 महीने पहले साउथ कश्मीर में भी देखा गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दहशतगर्दों को लोकल सपोर्ट मिला था, जिससे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। यानी पहलगाम में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। इस बीच यूपी से भी पाकिस्तानियों के साथ कनेक्शन को लेकर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिससे कट्टरपंथियों के होश उड़ गए हैं। और वहीं देवरिया पहुंचे सीएम योगी ने पहलगाम अटैक को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अखिलेश के बयानों को पाक समर्थित करार दिया है। इसके साथ ही ऐलान किया है कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का प्लान तैयार है। तो कैसे सीएम योगी के ऐलान से सपा में मचाए हड़कंप? क्या पहलगाम पर बयान देकर फंस गए हैं अखिलेश यादव? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहलगाम से जिस तरह से एक्शन हो रहा है, उससे पाकिस्तान तो यहाँ पर डरा हुआ ही है, साथ ही देश में मौजूद गद्दारों के भी होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान की स्थिति कमजोर करने के लिए केवल सैन्य समाधान नहीं है जी। ये जो चर्चा चल रही है कि नहीं, अब नहीं, कब नहीं, तब नहीं जी। डायरेक्ट युद्ध ही हो और वही एक समाधान का तरीका इन लोगों को दिखाई पड़ रहा है। वो पीएम मोदी या योगी यही काम सिर्फ नहीं कर रहे हैं। यहां पर जिस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच कनेक्शन स्थापित करने वाला कुछ तारे हैं, उसको काटने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और वो तारे अलग अलग तरीके से काटी जाएगी, पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक डिप्लोमेटिक जंग जीतने की कोशिश है। और हर रोज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कुछ देशों के साथ संपर्क कर रहे हैं। साइप्रस ने भी समर्थन दिया, यूरोपीय संघ के कुछ और देशों ने समर्थन दिया, और उसके अलावा अरब के देशों के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन पाकिस्तान के अगेंस्ट तैयार किए जा रहे हैं। मतलब हर फ्रंट पर पाकिस्तान को अलग थलग करना है। उसके बाद जो पाकिस्तान टेरर पैदा करता है, आतंकवाद प्रायोजित करता है भारत के लिए, उसकी कमर तोड़नी पड़ेगी। टेरर फंडिंग होती है। अब टेरर फंडिंग के लिए बिना तो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैदा नहीं हो सकता। पाकिस्तान ऐसे ही भूखे मरने की नौबत में आ जाएगा तो फिर वो टेरर फंडिंग के लिए कहां से पैसे जुटाएगा। सबसे पहले हिंदुस्तान की बात करते हैं, जो अभी सारे पाकिस्तान के लोगों को भगाया जा रहा है जी। वहां पर जाना ही पड़ेगा आपको। पाकिस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान में किसी तरह से रह रहे हो तो आपको वापस जाना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा परेशानी किसको हो रही है? जो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। भारत की सरकार ने भी इस पर अब तक ढंग से ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना चाहिए था कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच शादियां होती है, निकाह करवाए जाते हैं, कैसे? ऑनलाइन निकाह हो जाती है। और अभी जो भारत आई हुई है, कई महिलाएं जो भारत में है और शादी किससे की है? पाकिस्तान के लड़कों के साथ, या फिर कई लड़कियां पाकिस्तान की है और शादी हिंदुस्तान में लड़कों के साथ की है। अब ऐसी स्थितियों में जो कि एक दुश्मन राष्ट्र है, जो 70-75 सालों से हमारे खिलाफ जंग का ऐलान किए हुए है, चाहे जंग के तरीके बदले हों। 1948 में डायरेक्ट हमला किया और हमला में वो बोल रहा था नहीं नहीं, ये कबीलाई हमला है, पाकिस्तान की फौज इसमें शामिल नहीं है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान की उस चालाकी को या तो समझ नहीं पाए या उन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की कि या तो कबीलाई हमला है, पाकिस्तान की भूमिका नहीं है, तो फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? अगर कबीलों ने हमला किया है तो उसका जवाब इंडियन आर्मी देगी। अगर पाकिस्तान की सेना उसमें शामिल है तो उसे बताना पड़ेगा कि हम शामिल हैं, और वो उस समय दिग्भ्रमित हो गए। अगर पाकिस्तान की सेना शामिल है तो फिर हम केवल जम्मू कश्मीर में युद्ध क्यों घोषित करें? उसके अलावा राजस्थान का फ्रंट भी खोला जाना चाहिए था, गुजरात का फ्रंट भी खोला जाना चाहिए था, पंजाब की तरफ से भी हमला करते। उस समय तो ये बंगाल, ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश है, वो भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था। बंगाल का फ्रंट भी खोला जाना चाहिए था। फिर पाकिस्तान की औकात नहीं थी कि अपनी सेना को जम्मू कश्मीर तक सीमित रह सके, और चारों तरफ बिखरेगा तो फिर पाकिस्तान ऐसे ही बिखर जाता। इतने समय तक 1948 में
ये जम्मू कश्मीर में जंग नहीं चलती जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू को या भारत को यूएन में जाने की जरूरत पड़ती, और जिसका परिणाम है कि आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पीओके उसके पास है, उसके अधिकार क्षेत्र में है, और हम संघर्ष कर रहे हैं कि पूरा कश्मीर कब हमारे पास हो। तो ये जो राजनीतिक भूलें की गई और अभी तक सरकार इस पर ध्यान नहीं दी कि जब पाकिस्तान घोषित तौर पर अलग अलग तरीके से, पहले उसने युद्ध छेड़ी 1948 में, फिर 71 में भी हुआ, फिर 65 में भी हुआ, उसको पता चला कि हम डायरेक्ट युद्ध में नहीं जीत सकते, तो उसने प्रॉक्सी वार शुरू कर दिया, जिसको आतंकवाद कहते हैं जी। जब आतंकवाद शुरू कर दिया तो उसके बाद भी हम सचेत नहीं हो रहे कि नहीं, ये दुश्मन देश है और इसके साथ कोई भी संबंध बना के रखोगे तो धोखा होगा। जम्मू कश्मीर में ये कई जम्मू कश्मीर में इधर पाक अधिकृत कश्मीर में जाते हैं और वहां से फिर वापस आते हैं। जम्मू कश्मीर जो कि इतना टेररिस्ट प्रभावित, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है, और वहां के लोगों को आप जाने के लिए वीजा देते हो, पाकिस्तान में पढ़ाई करने के लिए जाएगा, तो पढ़ाई करके वहां से क्या आया, आदिल स्टूडेंट वीजा पर पाकिस्तान गया था जी। ये इलीगल तरीके से घुसपैठ करके नहीं गया। अगर घुसपैठ करके जाता और इतने दिन के बाद वापस आने की बात आती तो उसे घुसपैठ करके ही वापस आना पड़ता, लेकिन उसे स्टूडेंट वीजा मिला हुआ था और स्टूडेंट वीजा के नाम पर गया वहां पढ़ाई करने के लिए। और पढ़ाई किस बात के लिए किया, जिहाद की ट्रेनिंग लेकर आया, वहां अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप में जाकर पढ़ाई किया और 3 साल के बाद वापस आया। 1-1.5 साल तक हिंदुस्तान में ही था, कश्मीर के क्षेत्र में रेकी कर रहा था, इनपुट दे रहा था कि देखो भाई यहां पर क्या क्या चल रहा है और कहां कहां हमला किया जा सकता है। तो इसलिए टोटल बैन की बात चल रही थी और अभी इन लोगों को बाहर भेजा जा रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे, अब कह रहे हैं कि देखो हमने तो हिंदुस्तान में शादी की थी, हमारे परिवार यहां पर हैं और हमको छोड़ के जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान के भी नहीं रहे, हिंदुस्तान में हम लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अपील कर रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा है। तो पाकिस्तान से अगर लड़की यहां आती है, कैसे आपको विश्वास होगा कि वो पाकिस्तान की लड़की ने हिंदुस्तान के उस लड़के को टारगेट नहीं किया, हनी ट्रैप नहीं किया? या कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वो आईएसआई का एजेंट ना हो तो एसेट क्यों नहीं हो सकती है? वो एसेट हो सकती है। या फिर जो महीनों तक यहां अभी खुलासे हो रहे, जब सर्च जारी हो रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जब सारे किसी तरह के वीजा होल्डर को यहां से भगाया जा रहा है, तो उस सर्च ऑपरेशन में पता चल रहा है धीरे धीरे कि देखो भाई ये समस्या है। यहां से 3 महीना से एक लड़का इसलिए रह रहा था क्योंकि उसने यहां शादी की थी और उसकी पत्नी यहां रह रही है और यहां पर 4-5 बच्चे भी उसके हैं, और इसीलिए वो वीजा उसको मिल गया हिंदुस्तान का आने के लिए, और वो हिंदुस्तान में आकर 3 महीने से पड़ा हुआ है। अब उसको वापस भेजा जा रहा है उसके बच्चों के साथ, तो हल्ला हंगामा मच रहा है कि भाई ये बच्चे अपनी मां के बिना कैसे जाएंगे, और उसकी मां हिंदुस्तान की है तो उसको पाकिस्तान का नागरिकता नहीं मिली है, तो पाकिस्तान नहीं जा पा रही है, वो हिंदुस्तान की नागरिक ही बनी हुई है। तो ये जो मैरिज जिहाद चल रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच, सबसे पहले उसको आगे के लिए रोका जाना चाहिए कि हम भरोसा नहीं कर सकते कि वहां से कोई लड़का आए या वहां से कोई लड़की आए। ये दोनों अगर आईएसआई का एसेट है तो आप पहचान नहीं सकते। ऑनलाइन निकाह हो रहा है और बहू का इंतजार कर रहे हैं कि कब वीजा मिलेगा हिंदुस्तान का, तो बहू हमारी आएगी यहां, और बहू वहां से क्या लेकर आ रही है, यहां क्या भेजने वाली है, ये कुछ भी पता नहीं है। तो ये समस्याएं चल रही थी, इसलिए इन लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, तो परेशानियां पैदा हो रही है। और इसलिए अखिलेश यादव जैसे नेता जी, क्योंकि समस्या इन लोगों के साथ क्या है, ये पाकिस्तान के सपोर्ट में क्यों आते हैं? पाकिस्तान का सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों का संबंध वहां जुड़ा हुआ है। अब हिंदुस्तान का हिंदू पाकिस्तान जाकर शादी तो करता नहीं, वहां से जो आ रहे हैं वो भी वहां के हिंदू यहां पर शादी करने के लिए नहीं आ रहे, वो पूरी तरह से यहां रहने के लिए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रताड़ित किया गया। तो बहुत सारे 2013-2014 में उन लोगों के लिए भी समस्या हो रही है कि हम लॉन्ग टर्म वीजा की बात कर रहे थे और हमें बुलाया नहीं जा रहा, और फिर हमें वापस भेजने की तैयारी हो रही है, जाएंगे वहां तो वहां जाकर फिर वापस आएंगे कैसे? वहां तो मर खप जाएंगे, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। ये तो रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। तो ऐसी स्थिति में
इन चीजों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है और प्रतिबंध लगाया भी जा रहा है। तो अखिलेश यादव जैसे लोग, जो लड़की यहां से जो शादी करके जा रही है और पाकिस्तान जाना है उसको, अब उसके परिवार वाले हंगामा खड़ा कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ समस्या हो रही है। भाई ये समस्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का है, उसमें मुसलमान एक बीच की कड़ी बन जाता है, क्योंकि ये कड़ी आप बने रहे। जो देश का विभाजन हुआ, अगर बेहतर तरीके से विभाजन के बाद भी पाकिस्तान शांति से रहता, हिंदुस्तान शांति से रहता, दोनों देशों के बीच के संबंध बेहतर होते, तो यहां के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान एक दूसरे से इंटरेक्शन होता, इन दोनों के बीच पारिवारिक संबंध थे। कुछ लोगों के, एक परिवार के कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ हिंदुस्तान रह गए, उन लोगों के बीच का इंटरेक्शन होता तो भी सही था। लेकिन आज जब वो स्थितियां पैदा हो रही है कि वो हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी पे कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और आपके संबंध वहां से हैं, तो आप शक के दायरे में आओगे। अगर इंडियन आर्मी दोनों जगह विभाजित हुए, कई ऐसे सेना के अधिकारी थे जो पाकिस्तानी कमांडर के अंतर्गत काम करते थे 1945 के युद्ध में। जब उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय पाकिस्तान का कमांडर, यानी कि उस समय पाकिस्तान बना नहीं, मुस्लिम कमांडर और कई ऐसे सेना के अधिकारी जो विभाजन के बाद ये पाकिस्तान गए नहीं, वो पाकिस्तानी आर्मी का हो गया, और वो दोनों सामने में था 1948 में, उसके बाद 65 में। तो क्या उस समय ये देखेगा कि ये हमारा अधिकारी रहा था, ऑफिसर रहा था, ये हमारा परिवार का हिस्सा रहा था, ये जवान रहा था जो हम लोग साथ साथ में खेलते थे, दोस्ती थी। तो इसलिए जब दुश्मन राष्ट्र के साथ कोई चला गया और वहां से वो बातें कर रहा है जो उसके देश के लिए है जी, और उस समय आप इन्फ्लुएंस में चले गए, यानी कि आप हिंदुस्तान के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ चले गए। अब इन लोगों की कनेक्टिविटी जो बनी रही, उसके कारण समस्याएं हुई, और वो समस्याएं पॉलिटिकली भी होने लगी, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के साथ जो संपर्क में मुसलमान हिंदुस्तान का है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा तवज्जो पाकिस्तान को दे रहा है। इसलिए हम इस बीच में कम से कम उन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के ऊपर सवाल ऐसे उठाएं ताकि इन लोगों को लगे कि सरकार नहीं तो ये पार्टियां हमारे साथ बैठी हुई है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने बात कही है कि सबसे पहले उस तार को भी काटना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक तरीके से हम लड़ रहे हैं पाकिस्तान से, सैन्य संबंध हमारे खराब हैं तो सैन्य तरीके से भी लड़ेंगे। पाकिस्तान को ये पता है कि वो भारत के सामने टिक नहीं सकता, चाहे शहबाज शरीफ जितनी डींगे हाँक ले, उन्हीं के बड़े भाई नवाज शरीफ है जो कह रहे नहीं देख लो, समझ लो, डिप्लोमेटिक तरीके से इस संबंध को बनाने की कोशिश करो, क्योंकि उसे पता है कि करगिल में क्या हुआ था जी, आज भी क्या होगा, बाद में भी क्या होगा। तो तीसरे स्तर पर हिंदुस्तान के बने हुए वो जो तार जोड़ने की कोशिश करने वाला, ये जो देश के गद्दार कहे जा सकते हैं, क्योंकि जब देश की बात होती है तो देश के साथ होना चाहिए, परिवार की बात हो रही है परिवार के साथ हो गए, व्यक्तिगत फायदे, व्यक्तिगत नुकसान परिवार, समाज, व्यवस्था और देश के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर उस समय तुम हमारे साथ नहीं, इसका मतलब तुम हमारे साथ कभी थे ही नहीं, तुम हमारे द्रोही हो, देशद्रोही इसी को कहा जाता है, गद्दार इसी को कहा जाता है। कि ऐसे समय में कम से कम साथ खड़े रहो, बाद में सवाल कर लेना जब पॉलिटिक्स करने का समय आएगा। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है जो पॉलिटिक्स कर करके तुम चुनाव जीतने की कोशिश करोगे। अगर चुनाव होता तत्काल तो ये कहा भी जाता कि ये पॉलिटिकल बयान है, इसको थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। लेकिन ऐसे समय में भी अखिलेश यादव जैसे लोग, ये लोग भी वही भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जो पाकिस्तान के सिंपैथाइजर की भाषा है। ये यही भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जो कुछ गद्दार मुसलमान भी चाहते हैं, जो यहां पर रहकर वो बार बार पाकिस्तान के साथ कनेक्शन जोड़े हुए हैं। जैसे उमर अब्दुल्ला बार बार कह रहे नहीं ये गन से नहीं बल्कि पब्लिक सपोर्ट से इन टेररिस्टों को हराया जा सकता है। कैसे हराओगे जी? आप इतने सालों से, पीढ़ियां गुजर गई, तीसरी पीढ़ी के हो, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला है, इतने 3 पीढ़ियों में कश्मीर में पब्लिक सपोर्ट जुटा नहीं पाए तो किससे सपोर्ट की उम्मीद करते हो? तो यानी कि सख्ती जरूरी है, और उसी सख्ती के कारण इन लोगों की समस्याएं ऐसी बड़ी है कि अब ये बैकफुट पर
आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सारी पार्टियों की बैठकें हो रही है, पार्टी का स्टैंड तय करो, पार्टी को क्लियर करो, ये बताओ कि नहीं भाई देखो हमने एक आधार बना लिया है, इससे इधर उधर पार्टी लाइन से नहीं जाना चाहिए। अब पार्टी लाइन क्या है वही कंफ्यूजन है, लेकिन कम से कम इतने इन लोगों ने अपने पार्टी के अंदर बातचीत तो की कि कोई कैसे बोलेगा। तो इसका मतलब है वो पीछे की तरफ खिसक रहा है, और ये पीछे खिसकते खिसकते गड्ढे में गिरने की स्थिति पैदा हो गई है। ये मुद्दा अभी खत्म भी नहीं होगा, ये लोग खत्म हो जाएगा, लेकिन ये समस्याएं ये जो पैदा इन लोगों ने की है वो समस्याएं सरकार के लेवल पर ही खत्म किया जाएगा। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का भी एक्शन पुलवामा में हुआ है और पुलवामा के त्राल में लश्कर के दहशतगर्द आसिफ शेख के घर को उड़ा दिया गया है। लगातार भारतीय सेना चुन चुनकर दहशतगर्दों को ठिकाने लगा रही। वही सीएम योगी ने देश में मौजूद गद्दारों को भी ठिकाने लगाने की बात कही है। इधर अखिलेश यादव के सरकार विरोधी बयान उन पर ही भारी पड़ रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।